हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में केटीजी भी बोल देते हैं। केटीजी, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये किसके लिए दी गई है? आइडियल गैसेस के लिए। अपने पास जो आइडियल गैसेस होती हैं ये थ्योरी केवल उन्हीं के ऊपर क्या होगी? एप्लीकेबल, ठीक है। 100% आइडियल नेचर मानते हुए गैसेस का ये थ्योरी क्या की गई है? दी गई है। ओके, ये थ्योरी दी गई है मैक्सवेल के द्वारा। बोल्ट्जमैन के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था? डेवलप किया था। ओके, नाउ वी विल स्टडी द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है। तो देखिए, फर्स्ट बात जो इसमें बताई गई थी गैसेस के बारे में वो ये थी कि अपने पास कोई भी गैसियस सिस्टम होता है। मान लो अपने पास ये क्या है? एक गैसियस सिस्टम है। ओके, ये मान लो अपने पास क्या है? ए टाइप की कोई गैसेस है। अब ये गैस जिन भी मॉलिक्यूल से कंसिस्ट होगी वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे टीनी पार्टिकल्स कहलाते हैं। वो सारे क्या होते हैं अपने पास? स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स होते हैं ये या तो एटम होंगे या फिर ये क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल। ओके, कि किसी भी गैसियस सिस्टम के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं अपने पास, जो टीनी पार्टिकल होते हैं, वो या तो एटम होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे कि गैस का नेचर कैसा है। ओके, कि गैस का नेचर अगर मान लो अपने पास हीलियम गैस है तो हीलियम गैस में क्या होगा? अपने पास हीलियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे हीलियम एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हीलियम गैस, ठीक है। इस वजह से अगर आप हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल लोगे तो हाइड्रोजन गैस में क्या होंगे? H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक हाइड्रोजन गैस का सिस्टम फॉर्म करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो अपने पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी यही बात बोली गई है। फर्स्ट पोस्टुलेट अपने को यही बोलता है, देखिए, ईच गैस each gas is made up of teeny particles। कि हर एक गैस किन से मिलके बनती है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनती है। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में हमें क्या बताया कि कोई भी अपने पास गैस या सिस्टम जो होता है वो किन से मिलके बनता है? स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलके बनता है। और ये जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स होते हैं ये या तो क्या होते हैं? एटम या फिर क्या होंगे? ये मॉलिक्यूल। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब देखिए, इसी के अंदर एक सेकंड बात और आती है कि ये जो सारे के सारे एक ही सिस्टम के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी एटम होंगे, ये सब क्या होते हैं? नेचर में आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? कि इन सब का जो साइज होगा, इन सब की जो शेप होगी, इन सब का जो मास होगा, वो सब क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। ओके, तो दीज ऑल मॉलिक्यूल आर सिमिलर टू ईच अदर।
ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ऑल द molecule of any gases are identical। कि एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे या जितने भी एटम होंगे, वो सब क्या होते हैं नेचर में, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल किस रिस्पेक्ट में होंगे, उनका मास क्या होगा, सिमिलर होगा, उनका साइज क्या होगा, सब एटम का सिमिलर होगा। ओके, तो ये अपने पास क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट। इतनी बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट आपको कि अगर हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के सिस्टम में अपने पास क्या होगा, जितने भी अपने पास ये जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचर में आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इन सब का मास सिमिलर रहेगा और इन सब का साइज भी क्या होता है, सिमिलर होता है। ओके, तो दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है अपने पास सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट में क्या बताया जाता है, देखो जैसे अपने पास फिर से हम वही सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। अपने पास क्या है, एक गैसियस सिस्टम है। ओके, और इस गैसियस सिस्टम के अंदर क्या है, अपने पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। वो क्या करेंगे, लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की आपस में जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सॉलिड के केस में क्या होंगे, पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के केस में क्या होंगे, पार्टिकल थोड़े से फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन गैसियस स्टेट में तो पार्टिकल्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है, गैसेस के केस में कि पार्टिकल एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है और वो फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और जो गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर करते हैं, कि उनको जिस भी कंटेनर में फिल किया जाएगा उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि पूरे गैस का जो वॉल्यूम है, ये जो पूरे गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या है, बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल ने यहाँ जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसके कंपैरिजन में टोटल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत लार्ज है। यहाँ देखो गैस के मॉलिक्यूल से ज्यादा तो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है भाई। ठीक है ना, ये एम्प्टी स्पेस क्या कर रहा है, टोटल सिस्टम के वॉल्यूम को क्या बना रहा है, लार्ज। ठीक, तो यहाँ से अपने पास जो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, देखिए, the gases have the gases have large empty space, large empty space between the particles, between the particles, so volume occupied by one molecule is negligible as compared to total volume of total volume of gas। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ क्या है कि अपने पास जो गैसीय सिस्टम होते हैं
उस गैसीय सिस्टम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि उनके बीच में एम्प्टी स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके। अब इन एम्प्टी स्पेस की वजह से इस टोटल सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाता है, लार्ज, एज कंपेयर टू वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कि गैस के एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो इस सिस्टम का टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इस टोटल के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको कंसीडर करो चाहे ना करो, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी एक मॉलिक्यूल के जो वॉल्यूम है उनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। तो देखिए, द गैसेस हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, कि गैस के अंदर क्या होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, कि एक मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि जो टोटल वॉल्यूम है इस सिस्टम का उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है हम उसको कंसीडर करें चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस इतना ज्यादा है हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो इतना स्मॉल है, इतना कम है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है। ओके। तो देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या देखा कि एक जो गैसियस सिस्टम है वो स्मॉल स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम एटम बोलते हैं या मॉलिक्यूल बोलते हैं। सेकंड बात हमने क्या देखी कि ये जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो इतना स्मॉल होगा एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम के, कि हम उस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए, थर्ड। व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट? देखिए स्टूडेंट, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, थर्ड भी इसी एजम्पशंस पे रिलेटेड है। देखिए, फिर से हम क्या करते हैं, कोई सिस्टम ड्रॉ करते हैं, गैसीय सिस्टम, और यहाँ भी पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ठीक है, पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से अवे। अब पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि इनके बीच में हम जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसको भी क्या कर देंगे, नेग्लेजिबल कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, कि पार्टिकल के जो मोलिक्यूल हो, सॉरी, गैस के जो मोलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से इतने दूर है कि इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है, ना ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और ना यहाँ पर क्या है, रिपल्शन है। ओके। कि इंटरेक्शन क्या होगी, गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होती है, जीरो। हम क्या लेके चलते हैं, जीरो इंटरेक्शन कंसीडर करके चलते हैं, कि पार्टिकल्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्शन। ओके, क्योंकि पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे है, इतने दूर है कि उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, उनकी जो इंटरेक्शन है हम उसको क्या कंसीडर करके चलते हैं, जीरो। ओके। तो थर्ड पोस्टुलेट देखिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा, द पार्टिकल द पार्टिकल ऑफ गैस रिमेन सो फार फ्रॉम each other so there is negligible force of interaction between gas molecule। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि जो अपने जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतना फार होते हैं, इतने दूर होते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने दूर होते हैं
कि उनके जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या लेके चलेंगे, नेग्लिजिबल, मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, ये सारा कहाँ अप्लाई होता है, आइडियल गैसेस पे अप्लाई होता है। ये जो हम पोस्टुलेट स्टडी कर रहे हैं, ये सब हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि अपनी जो गैस है, गैस का नेचर कैसा है, आइडियल। कि अगर गैस आइडियल होगी तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से इतना दूर होंगे कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलेंगे। ओके, तो दिस इज आवर थर्ड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फोर्थ पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या है अपने पास, हमने देखा था कि जो गैसेस होती है अपने पास, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन गैस के पार्टिकल की थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाई। ये क्या शो करते हैं, थर्मल एनर्जी हाई शो करते हैं भी। इनकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो हाई होती है। गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पर नहीं रह सकते, ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन शो करते हैं। तो फोर्थ पोस्टुलेट भी इसी से रिलेटेड है कि किसी सिस्टम के अंदर अपने पास क्या है, गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये जो गैस के पार्टिकल है, ये गैस के पार्टिकल एक जगह सिचुएटेड रहने की वजह ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, रैंडमली मूव करते हैं। और वो कहाँ मूव कर सकते हैं, जो अपने पास मान लो यू वेलोसिटी से क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। अब यू वेलोसिटी के अक्रॉस हम क्या ले सकते हैं, तीन कंपोनेंट ले सकते हैं। एक हम ले सकते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, एक हम ले सकते हैं वाई एक्सिस की तरफ, और एक हम ले सकते हैं जेड एक्सिस की तरफ। तो कहने का क्या मतलब है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या पजेस करते हैं, थर्मल एनर्जी पजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह पर सिचुएटेड ना होके वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अक्रॉस ही जाएंगे। वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस, वाई के अक्रॉस, जेड के अक्रॉस, वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, रैंडम मोशन शो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हम रैंडम मोशन को जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं कि वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन शो करेंगे, कि वो एक जगह पे ना रह के कंप्लीट पूरे सिस्टम में मूवमेंट शो करते रहते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे फोर्थ पोस्टुलेट में, द मोलिक्यूल ऑफ गैसेस, द molecule of gases have random motion, have random motion और zigzag motion in all direction। मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या शो करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं, जिगजैग मोशन शो करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, जिगजैग मोशन शो करते रहते हैं। अब देखिए कि अगर एक गैसेस पार्टिकल रैंडमली मूव करेगा तो चांस है कि वो दूसरे गैस के पार्टिकल के साथ क्या शो करेगा, कोलिजन। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल क्या करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। और ये भी चांस रहते हैं कि जिस कंटेनर में फिल किए जाते हैं उस कंटेनर की वॉल से भी क्या करते हैं, कोलिजन शो करते रहते हैं। ठीक है, तो जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो रैंडमली मोशन के साथ साथ ये क्या करते हैं, कोलिजन भी करते हैं। ठीक है, और ये कोलिजन क्या करते हैं, तो आपस में एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरी गैस के साथ टकराएगा, या फिर जिस कंटेनर में फिल है उस कंटेनर की वॉल के साथ क्या करते हैं, ये कोलिजन करते हैं। ओके, तो ये अपने पास क्या स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन था, जिसके अंदर क्या बताया था कि गैस के पार्टिकल हैं वो हाई थर्मल एनर्जी की वजह से एक जगह पर सिचुएटेड ना होके क्या करते हैं, हर एक डायरेक्शन में रैंडमली मोशन शो करते हैं। ठीक है, रैंडमली मोशन शो करेंगे तो उस time या तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, जो कंटेनर जिस कंटेनर में फिल है उसकी वॉल के साथ
कोलिजन करते हैं। तो ये सारे कोलिजन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट अपने पास फिफ्थ पोस्टुलेट बोलता है प्रेशर के बारे में। फिफ्थ पोस्टुलेट इज अबाउट प्रेशर। देखिए, जब आपके पास मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन शो करेंगे, क्या करते हैं, कोलिजन शो करते हैं, मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन शो करेंगे, और आपस में कोलिजन के साथ वो क्या करते हैं, जो कंटेनर के जो वॉल है उस वॉल के साथ में क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली कोलिजन शो करते रहते हैं। ठीक है ना, वो वॉल के साथ क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, जब वॉल के साथ कोलिजन शो करेंगे तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, जब मॉलिक्यूल कोलिजन करता है तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट करेगा, और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। बात समझ रहे हो स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। कि जब मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। ओके, तो कौन प्रेशर जनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो गैस के मॉलिक्यूल जो वॉल के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस होगा वही अपना क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है। कि गैस का जो प्रेशर होता है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोलिजन ऑन द वॉल के ऊपर। कि वॉल के ऊपर जो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, वो अपना क्या होगा, प्रेशर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, द प्रेशर exerted by any gas is due to collision of gaseous molecule on the walls of container। ओके स्टूडेंट, कि जब अपने पास गैस के मॉलिक्यूल लगातार क्या करेंगे, वॉल्स के साथ कोलिजन शो करेंगे तो उस टाइम पर क्या जनरेट करते हैं, वो प्रेशर जनरेट करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए, अपने पास नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या आता है, कि जो अपने पास ये कोलिजन हो रहा है, जो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक गैस का पार्टिकल या तो दूसरे गैस के पार्टिकल के साथ कोलिजन शो कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहे हैं, जिस भी कंटेनर में फील है उस कंटेनर की वॉल के साथ जो कोलिजन शो कर रहे हैं। अब ये कोलिजन का नेचर क्या है, आप फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि जो कोलिजन होता है अपने पास, कोलिजन क्या होता है, दो तरह से होता है भी। ठीक है, एक टाइप का कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, और सेकंड टाइप का कोलिजन होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इलास्टिक कोलिजन हम कब बोलते हैं, कि अपने पास कोई दो पार्टिकल है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के, और जब ये कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के बाद भी इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, जो कोलिजन से पहले थी उतनी ही एनर्जी क्या है, कोलिजन के बाद है। ओके, इनकी एनर्जी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जितनी एनर्जी इनकी कोलिजन से पहले थी उतनी ही एनर्जी उनकी कोलिजन के बाद है। तो इस टाइप का जो कोलिजन कहलाएगा वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अपने पास एक पार्टिकल है, मान लो मोशन में है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, और दूसरा पार्टिकल क्या था, मान लो रेस्ट पे है। अब ये पार्टिकल जब क्या करेगा, इस पार्टिकल के साथ कोलिजन शो करेगा तो ये क्या कर देता है, ये पार्टिकल अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप का जो कोलिजन कहलाएगा जहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो उस टाइप का कोलिजन क्या कहलाता है, अपने पास इन इलास्टिक कोलिजन। और जहां एनर्जी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता वो कोलिजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कि अपने पास जो गैसियस सिस्टम के अंदर जो कोलिजन होता है वो कोलिजन किस टाइप का कोलिजन होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं या फिर वॉल के साथ जो कोलिजन करते हैं, दिस कोलिजन इज
परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। ये कोलिजन कैसा होता है? नेचर में इलास्टिक होता है वे। इलास्टिक का मतलब क्या है कि कोलिजन के टाइम ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते। जितनी एनर्जी ये कोलिजन से पहले शो कर रहे थे उतनी ही एनर्जी ये कोलिजन के बाद शो करेंगे। ठीक है, कि आइडियल गैसेस के अंदर जो कोलिजन होता है वो नेचर में परफेक्टली इलास्टिक होता है। उस कोलिजन के टाइम पर कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की जाती। ठीक है, कि आपस में मॉलिक्यूल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते। ओके, तो अपने पास क्या है? सिक्स्थ पोस्टुलेट यही है कि जो अपने पास कोलिजन होता है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है नेचर में। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? लिखिए इसके बारे में। द कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, द कोलिजन ऑफ gaseous molecule are perfectly elastic in nature। जो गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है वो नेचर में इलास्टिक होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब नेक्स्ट देखिए सेवंथ पोस्टुलेट क्या आता है? सेवंथ पोस्टुलेट इज दैट कि अपने पास गैसियस सिस्टम जो होता है, जो गैस होती है, उन गैसियस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन गैसेस के ऊपर। ठीक है, ये क्या करती रहती है? कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव करती रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होता है गैसेस सिस्टम के अंदर वो क्या होगा? जीरो, या फिर हम उसको क्या लेके चलते हैं? नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो अगला पोस्टुलेट आप लिख सकते हो, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन गैसेस, on gases molecule are supposed to be zero। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना कंसीडर किया जाता है? जीरो, मतलब नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कि इनके ऊपर गैसेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट शो नहीं होता। ओके, तो ये था अपने पास सेवंथ पोस्टुलेट्स। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट पोस्टुलेट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, एट्थ पोस्टुलेट। अब हमने क्या देखा कि जो गैसियस सिस्टम, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी क्या होती है? हाई। थर्मल एनर्जी हाई होती है। और थर्मल एनर्जी हाई होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। वो क्या शो करते हैं? रैंडमली मोशन शो करते हैं। रैंडमली मोशन शो करेंगे। अब जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो वो क्या करते हैं? किसी वेलोसिटी के साथ मूवमेंट शो करेंगे। बात समझ रहे हो? वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के अक्रॉस हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके, तो किसी गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है थर्मल एनर्जी पे। ठीक है, और थर्मल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। देखिए जैसे हम किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उस सिस्टम की थर्मल एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। और थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल क्या करेंगे? और ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि गैसियस सिस्टम के लिए जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
और टेम्परेचर हम कौन से स्केल में लेके चलते हैं इधर? केल्विन में। ठीक है? तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि गैसियस सिस्टम के लिए जो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो आप लास्ट पोस्टलेट यहाँ से कैसे लिख सकते हो? देखिए, और हाँ जी, एक बात और, ये जो डिफ अब किसी सिस्टम के अंदर अपने पास क्या होता है, कोई एक सिस्टम बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है भाई, ठीक है? अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसी ही वेलोसिटी शो करेंगे, ठीक है? इन सब की वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट। हर एक मॉलिक्यूल अपनी अलग वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। हर एक मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? मूव करते हैं। और जैसे ही हम इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और सब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट। दीज शो डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल क्या शो करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी शो करते हैं। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी सो possess different kinetic energy। ओके, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हमने भी देखा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, तो समझ आया स्टूडेंट कि इस पोस्टलेट में क्या कहना चाह रहे हैं हम? देखिए, कि जो किसी एक गैसियस सिस्टम के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं? डिफरेंट वेलोसिटी शो करेंगे। और अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो सब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट। ठीक है, तो इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। जब हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस की, वो उस गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, कि टेम्परेचर अगर हम राइज अप कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात स्टूडेंट? तो ये अपने पास क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस किस टाइप की गैसेस के लिए दी गई है? आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम केटीजी भी बोल देते हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और क्लेशियस इनके द्वारा दी गई थी। इसमें क्या है? आइडियल गैसेस को मानते हुए बहुत सारे अजम्पशंस दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे अजम्पशंस हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कोई आइडियल गैस होती ही नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे आइडियल गैसेस को कंसीडर करके ही पोस्टुलेट दिए हैं। तो देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट अपना क्या बोलता है? कि अपने पास कोई भी गैसियस सिस्टम होगा, तो वो गैसियस सिस्टम स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। और ये स्मॉल टीनी पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। और एक ही गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, उन सब का नेचर क्या होगा? आइडेंटिकल। वो सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड पोस्टुलेट क्या देखा? कि अपने पास किसी भी गैसियस सिस्टम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से इतना फार अवे होते हैं कि उनके बीच में एम्प्टी स्पेस क्या होता है? ज्यादा। जिसकी वजह से टोटल जो वॉल्यूम होगा गैसेस का,
वो क्या होता है, बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वेरी लार्ज। सो हम क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं टोटल के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट था थर्ड, द पार्टिकल ऑफ गैस रिमेन सो फार फ्रॉम ईच अदर सो देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतना दूर है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल। हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, जीरो, की इन पार्टिकल के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट था अपने पास, ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाई, और थर्मल एनर्जी हाई होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन शो करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, कि पार्टिकल क्या करेंगे, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, और कैसा पाथ अटेन कर लेते हैं, जिगजैग मोशन शो पाथ अटेन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ था प्रेशर। अब जो गैसेस का जो प्रेशर होता है गैसेस सिस्टम का, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन ऑन द वॉल, कि जो गैस के जो पार्टिकल जब जाके वॉल्स के साथ कोलिजन करते हैं तो उस टाइम पर क्या जनरेट होता है, सिस्टम में प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, और वही क्या होगा, गैसेस सिस्टम का प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्या आता है, कि जो अपने पास कोलिजन होता है, जो मोलिक्यूल कोलिजन शो करते हैं, या तो वो आपस में शो करें या वो वॉल्स के साथ शो करते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। सेवंथ पोस्टुलेट हमने देखा था कि जो अपने पास गैसियस सिस्टम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो भी हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, जीरो। ठीक है, उसको भी हम नेग्लेक्ट मानते हैं, नेग्लेजिबल मानते हैं। नेक्स्ट अपने पास लास्ट पोस्टुलेट आया था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, कि अपने पास जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसी वजह से डिफरेंट मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, कि जब हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हुई इतनी बात स्टूडेंट? ठीक है, तो ये अपने पास क्या थे, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है दैट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, यहाँ से क्या बताया गया है, यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अपना किसी एक गैसियस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी शो करते हैं। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया ये अपने पास क्या है, एक गैसियस सिस्टम है और इसके अंदर हमने क्या कर रखे हैं, मॉलिक्यूल्स को फिल करवा रखा है। ठीक है, ये गैसेस के क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी शो करेंगे। अब यहाँ पर क्या होते हैं, इन मॉलिक्यूल में से बहुत ही कम ऐसा फ्रैक्शन होगा जो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी शो करेगा। ठीक है ना, सबसे हाईयर वेलोसिटी जो शो करेंगे वो बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल में से ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, बिल्कुल लो वेलोसिटी शो करेंगे। बात समझ रहे हो? जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, इंटरमीडिएट रेंज शो करेंगे। ठीक है, वो क्या है, इन दोनों के बीच की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आप मान लो एक क्लास का एग्जांपल लेके चलो। ठीक है, हम एक क्लास का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो अब एक क्लास में मान लो कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 30 स्टूडेंट में से 3-4 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे। ठीक है, जिनकी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन 3-4 स्टूडेंट हर क्लास में ऐसे मिलते हैं जिनको जितना भी पढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनकी जो फ्रिक्वेंस वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल लो। और मोस्ट ऑफ बच्चे जो आते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज। ठीक है, कि उनको जितना पढ़ाया जाता है वो कैच भी कर पाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उनसे नहीं हो पाते,
तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या किस रेंज में आते हैं? एवरेज में। कुछ स्टूडेंट होंगे बिल्कुल जीनियस, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम से टॉपिक को कैच कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल लो, जिनको जितना भी पढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अपने पास क्या है, गैसियस सिस्टम के अंदर है। गैसियस सिस्टम के अंदर क्या होंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो बिल्कुल लो वेलोसिटी से मूव करेंगे, और मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक कंसीडरेबल वेलोसिटी शो करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कंसीडर करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक प्लॉट हमें दिया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का प्लॉट ड्रॉ किया था वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। देखिए, प्लॉट का मतलब ग्राफ। देखिए स्टूडेंट, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, मैक्सवेल ने क्या किया, एक्स एक्सिस के अक्रॉस ली थी उन्होंने वेलोसिटी, इसके अक्रॉस क्या लिया उन्होंने, वेलोसिटी, या फिर कई बुक में काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा, आप काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इधर लेके चल रहे हैं वेलोसिटी, ओके। तो एक्स एक्सिस पे क्या है अपनी, वेलोसिटी है, एंड वाई एक्सिस पर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल समझते हो, कि टोटल मॉलिक्यूल में से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, टोटल मान लो एन नॉट है, और उनमें से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सी वेलोसिटी शो करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा, मतलब जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही। अब देखो, इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में से बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो बिल्कुल लो वेलोसिटी शो करेंगे, और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो हाई वेलोसिटी शो करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर किया, एक टेम्परेचर कंसीडर कर लिया T1। हम T1 टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो T1 टेम्परेचर पर अपने पास कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, लो वेलोसिटी शो करेंगे, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, हाई वेलोसिटी, और मोस्ट ऑफ जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो करेंगे वो क्या शो करेंगे, सॉरी, इंटरमीडिएट वेलोसिटी किनके द्वारा शो की जाएगी, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा। तो देखिए ग्राफ कैसे शो होगा इधर, इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है, कि अपने पास बहुत लो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, लो वेलोसिटी शो कर रहे हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हायर वेलोसिटी शो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल अपने पास कौन सी वेलोसिटी शो कर रहे हैं, इंटरमीडिएट वेलोसिटी शो कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये जो पीक है, ये पीक क्या शो कर रही है, कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या शो कर रहे हैं, ये वेलोसिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले, इसको हमने नाम दे दिया V1, ठीक है। अब ये क्या है, अपना टेम्परेचर T1 पे हमने कंसिडर किया। अब मान लो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मैंने टेम्परेचर कर दिया सिस्टम का T2। अब T2 टेम्परेचर पर क्या होगा, कि सिस्टम के अंदर जो मोलिक्यूल्स होंगे, उन मोलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज, सॉरी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। एनर्जी के इंक्रीज हो जाने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अपना ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो अपने पास जो मोस्टली जो पार्टिकल, जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ये वेलोसिटी शो कर रहे थे, अब वो क्या शो करने लगेंगे, हायर वेलोसिटी शो करने लगेंगे, और यहाँ से अपने पास प्लॉट आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपने पास ग्राफ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इस पॉइंट पर टेम्परेचर T2 पर जो मोस्ट ऑफ, जो अपने पास मोस्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल वेलोसिटी शो कर रहे हैं वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना, पहले क्या थी V1, और टेम्परेचर T2 पर वेलोसिटी क्या होगी अपने पास, V2, ओके। कि जब अपने पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर T1 पर अपने पास जो मोस्टली मॉलिक्यूल शो करे थे वेलोसिटी, वो कितनी थी, V1। और जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद अपने पास वेलोसिटी कितनी हो गई, V2, ठीक है। कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पीक नीचे शिफ्ट क्यों हुई? क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो पार्टिकल जो स्मॉल वेलोसिटी शो करे थे उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई शो करने लगेंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर T2 पर जो मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो कम ही होंगे जो क्या करेंगे V2 टाइप की वेलोसिटी को शो करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लॉट है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कहलाता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, ये जो अपने पास जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी शो कर रहे हैं, हम इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दिस इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। अब कल हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ओके, तब तक आप क्या करो, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अच्छे से रीड करो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।